एवरीवन, ये लेक्चर 1 है 12th के चैप्टर सॉलिड स्टेट का। हियर वी विल डिस्कस सॉलिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आई एम अरुण रैना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक सबस्टांस को हम कहेंगे कि वो सॉलिड है। अगर कोई चीज है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड को हीट करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या करेगी, मेल्ट करेगी। मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मोर हो देन रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको कहेंगे हम सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक और डेफिनेशन। अगर हम बात करें इंटर कोहेसिव फोर्सेस की, कोहेसिव फोर्सेस, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स हो गई जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है। पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होने चाहिए, बहुत पास पास होने चाहिए, स्ट्रांगली हेल्ड होने चाहिए। मतलब कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी से कोहेसिव फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको कहते हैं क्या, सॉलिड। क्लियर? और सॉलिड में आपको पता है एक सबस्टांस को हम सॉलिड स्टेट में कहते हैं अगर उसकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये आ गई डेफिनेशंस कुछ किसके रिलेटेड, सॉलिड के रिलेटेड। ओके, तो क्या आ जाता है सॉलिड के केस में? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है जिसकी डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको कहते हैं सॉलिड। ओके फाइन। तो ये आ जाती है डेफिनेशन सॉलिड की। तो व्हाट इज सॉलिड? A substance is said to be in solid state if it possesses rigidity and has definite shape and volume। एक substance को solid state में कहते हैं अगर उसमें rigidity हो और definite volume and shape हो। एक substance exists in solid state when the intercohesive forces present between the constituents is much stronger than the thermal energy। अगर thermal energy मतलब energy due to मोशन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कम हो, और पार्टिकल के बीच में फोर्स स्ट्रांग हो, उसको कहते हैं सॉलिड। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट के बेस पे सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। कौन कौन सी? एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी पेन को भी मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। देखो, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे सॉलिड आ गया, जैसे आपको स्कूल में होते हो तो आप अरेंजमेंट होती है प्रॉपर, पास रेगुलर एक क्लास में बैठे होते हो, तो वो स्कूल आ गया। जैसे लिक्विड आ गया, रिसेस हुई तो कोई पार्टिकल, कोई बच्चा वहां गया थोड़ा सा, कोई बच्चा वहां गया, तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ये आ गया लिक्विड। और गैस क्या होगी, जब छुट्टी होती है, व्हेन स्कूल गेट्स ऑफ, जब स्कूल ऑफ होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो उस टाइम जो स्टेट होती है वो कौन सी आ गई, गैस। क्लियर? अब स्कूल में भी दो चीजें आती हैं, मतलब सॉलिड में भी दो आते हैं। एक, जैसे आप असेंबली में हो, असेंबली में, और दूसरा आप क्लास में हो। तो क्या रहता है, असेंबली में पूरी लाइन रेगुलर होती है, लास्ट तक, लास्ट वाला बच्चा भी बिल्कुल रेगुलर होता है। ठीक है, तो ये आ गया ट्रू सॉलिड, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है थ्रू आउट द क्रिस्टल। दूसरा होता है जैसे क्लास में कुछ बच्चे अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में बैठे होते हैं और लास्ट में ऑर्डर नहीं होता। तो ये आ गया एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इररेगुलर ऑर्डर होता है।
ठीक है, इररेगुलर ऑर्डर होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में भी कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या होगा, रेगुलर ऑर्डर होगा। एमॉर्फस में भी थोड़ा बहुत पार्ट ऐसा हो सकता है जहां पे क्या होगा, रेगुलर ऑर्डर होगा। ऐसे छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टलेट्स। तो क्रिस्टलेट्स क्या हो गया, वो पार्ट हो गया सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन सा, एक हो गया जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक हो गया जिसमें इररेगुलर अरेंजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट की, उसको कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी ऐसा थोड़ा सा पार्ट होता है जहां पे क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं, ऐसे पार्ट को कहते हैं क्रिस्टलेट। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 118 एलिमेंट्स आपको पता है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आ गया, ये सारे के सारे कौन से हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। क्लियर। तो क्रिस्टलाइन, जहां कोई भी कंपाउंड आपको पता है, कंपाउंड इसमें क्या आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन में एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, एलॉयज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और एमॉर्फस कौन से हो गए, जो भी प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक्स आ गए, ग्लास आ गए, पॉलीमर्स आ गए, जिसमें भी पॉली लिखा हो, पॉलीमर जितने भी हैं वो कौन से सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। मैं सीधे बोलूंगा जो रद्दी वाला सामान होता है ना ज्यादातर, वो सारा कौन सा है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्लियर। तो देखें यहाँ पे अब लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट कौन सा आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है थ्रू आउट द क्रिस्टल, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी एग्जांपल जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, एलॉयज हैं, वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इन सच सॉलिड द constituents are regularly arranged throughout the crystal and thus have very long range order. ऑर्डर क्या रहता है, सारे लॉन्ग रेंज रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट लास्ट तक क्या होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में। ऑल सॉलिड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, डायमंड, सल्फर, शुगर, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ब्रास, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की इररेगुलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन छोटे से पार्ट में इसमें भी क्या हो सकती है, रेगुलर अरेंजमेंट हो सकती है। ऐसे छोटे पार्ट को कहते हैं क्रिस्टलेट। इसकी एग्जांपल जहां पे पॉली वगैरह, ग्लास वगैरह लगा हो। तो इन सच सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स are irregularly arranged, but in some part they may have regular arrangement. Such a part is known as crystallates. Example, its common examples plastic, rubber, amorphous, silica, paper, glass, polymer, etc. तो नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन। आज एडजस्ट करना मेरा थोड़ा सा अभी मार्कर जो है वो सही नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो देखूंगा। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट तो डेफिनेशन आ जाती है भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो ये आपने खुद लिखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट आ जाता है एमॉर्फस सॉलिड्स, दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव इररेगुलर अरेंजमेंट इज नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लास्ट तक इसका ऑर्डर क्या होता है, प्रॉपर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर हो सकता है। एमॉर्फस सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सच ए पार्ट ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टलेट। ठीक है, इसमें सारे ही बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए इनके सारे ही बॉन्ड्स इकट्ठे टूटते हैं, तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मींस जैसे अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है
और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये 79.9 पे भी मेल्ट नहीं करेगा, 80.1 पे भी मेल्ट नहीं करेगा। एग्जैक्ट जैसे ही 80 आएगा ये पूरे को पूरा मेल्ट कर जाएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे क्या रहता है एमॉर्फस सॉलिड्स में, इसमें कोई बॉन्ड स्ट्रांग होता है कोई वीक होता है, इसलिए इनका दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा आ गया जैसे कोई एमॉर्फस सॉलिड है जिसका 80 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पता नहीं 78 से ही मेल्ट करना स्टार्ट कर दे और 80-82 तक मेल्ट करता है, शार्प नहीं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक और डिफरेंस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या रहती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीन क्लीवेज होती है, मतलब इसको अगर आप काटोगे तो सारे के सारे बॉन्ड्स इकट्ठे टूटते हैं, बहुत ही क्लीन क्लीवेज होती है। जैसे आपने देखा होगा फिटकरी, उसको काटो तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज होती है। और एमॉर्फस में कोई बॉन्ड, अब आप शीशे को देख लो, ग्लास को, ग्लास की बोतल को तोड़ दो, कहीं पे शार्प होता है कहीं से इतना एजी होता है, ठीक है, तो दे डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज, इनकी क्लीन क्लीवेज नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है ये एमॉर्फस की प्रॉपर्टी है, देखना दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, व्हाट इज आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक मतलब सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में भी, इन डिफरेंट डायरेक्शंस में भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। किनकी? एमॉर्फस सॉलिड्स की सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब आप कह सकते हो दे आर आइसोट्रोपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एग्जांपल के लिए आप ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। किस केस में? एमॉर्फस सॉलिड्स में। नेक्स्ट आ जाता है यहां पे क्रिस्टलाइन में दे आर एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, they are anisotropic, that is they have different physical properties in different directions। तो अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में से हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये ट्रू सॉलिड्स है, ट्रू सॉलिड्स है, और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, दे आर सीडो सॉलिड्स, सीडो सॉलिड्स मतलब फॉल्स सॉलिड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन इनकी, they are formed formation crystalline, they are formed by cooling a liquid, liquid को कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा ना। they are formed by slow cooling a liquid, एक लिक्विड को स्लो कूल करो, स्लो कूल करने से क्या होगा, बहुत टाइम मिलेगा कूल होने के लिए, जिसके कारण सारे बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। एमॉर्फस सॉलिड दे आर फाउंड बाय इमीडिएट कूलिंग, कैसे बन जाता है ये, इमीडिएट कूलिंग से। एमॉर्फस सॉलिड्स आर फाउंड बाय इमीडिएट कूलिंग, बाय पोरिंग आइस वगैरह, आइस डाल दो, अगर आप एक लिक्विड लो उसमें एकदम से आइस डाल दो तो वो एकदम से सॉलिड बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा हर बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए, इसलिए वो कौन सा सॉलिड होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा। दे आर फाउंड बाय इमीडिएट कूलिंग। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या भी बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स को, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स, लिक्विड्स। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय सुपर कूलिंग, दे आर फॉर्म्ड बाय इमीडिएट कूलिंग, दे आर फॉर्म्ड बाय इमीडिएट कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड की इमीडिएट कूलिंग करो तो बनते हैं, एंड दे फ्लो, इमीडिएट कूलिंग भी लिख लेना, एंड दे फ्लो, फ्लो भी करते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई भी विंडो है, विंडो ग्लास विंडो, वो आफ्टर फ्यू इयर्स, आफ्टर बहुत सारे सालों के बाद क्या हो जाती है, ऊपर से थिन हो जाती है और नीचे थिक हो जाती है। क्यों? जब वो खड़ी रहती है ना विंडो इस टाइप से, तो लिक्विड होता है उसके अंदर, वो क्या करना, ग्लास एक लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो विंडो नीचे से मोटी हो जाती है और ऊपर से पतली रहती है। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज super cooled liquids because they are formed by immediate cooling of a liquid
and they flow. Example, glass windows become thick from the bottom and thin at the top. ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। व्हाई आर सॉलिड रिजिड? सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं? व्हाई आर सॉलिड रिजिड? तो ऐसा क्यों है? सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं? हार्ड क्यों होते हैं मतलब? बिकॉज इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेज जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में फोर्सेज जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो आंसर लिखें इसका बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेज इन इट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेज इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम? सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है? सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? तो सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, अब ये बताना है आपको। सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? मैं देख रहा हूं क्यों नहीं आ रहा है। सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्यों है? बिकॉज इनमें इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेज जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, जिसके कारण पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। बिकॉज दे हैव स्ट्रांग इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस and constituent forces due to which the particles are unable to move, इसलिए फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट classify the following as crystalline and amorphous solids। इनमें से क्रिस्टलाइन और amorphous solids आपने क्लासीफाई करना है। तो देखें यहाँ पे इनमें से फर्स्ट आ जाता है पॉलीयूरिथेन। पॉली जिसमें भी लगा होगा ना, पॉली जिसमें भी लगा होगा वो कैसा होगा? amorphous ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है? एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C10H8। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नेक्स्ट आ जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड कैसा आ जाएगा? बेंजीन रिंग बना लोगे, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? COOH, ये आ जाएगा बेंजोइक एसिड। इसका फार्मूला होगा C6H5COOH। ये भी एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये क्या आ जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट आ जाता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन आपने 11th में पढ़ा हुई है एल्कीन्स में। टेफ्लॉन है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको शॉर्टकट आप लिखते हो PTFE। इसका फार्मूला आ जाएगा CF2CF2, इस साइड भी बॉन्ड, इस साइड भी होल N। टेफ्लॉन ये भी पॉली है, पॉलीमर है। तो ये कौन सा आ जाएगा? एमॉर्फस, पॉलीमर वाले। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला आ जाएगा KNO3। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये क्या होगा? सल्फेन क्या होगा? ये पॉलीमर है सेलुलोज का। तो व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो है ये पॉलीमर है किसका? अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का। सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो पॉलीमर आ गया ना।
तो सल्फेन भी क्या आएगा, एमार्फस सॉलिड। एक और ध्यान में देने वाला, जो ये आ गया सेलुलोज। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च भी क्या होगा, एमार्फस सॉलिड। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज खुद, ग्लूकोज ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन, ग्लूकोज क्रिस्टलाइन है, लेकिन इसके जो पॉलीमर्स होंगे वो क्या होंगे, एमार्फस सॉलिड्स होंगे। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें सामने लिखा हुआ है पॉली, पीवीसी शॉर्टकट बोलते हैं इसको, ये भी आपने वहां पे पढ़ा हुआ है अल्कीन्स में। ये भी कौन सा आ जाएगा, एमार्फस सॉलिड। नेक्स्ट फाइबर ग्लास, ग्लास है तो ये कौन सा आ जाएगा, एमार्फस सॉलिड। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ग्लास को, बिकॉज दे आर फाउंड बाई, बिकॉज ग्लास इज फाउंड बाई सुपर कूलिंग, बिकॉज ग्लास इज फाउंड बाई कूलिंग, इमीडिएट कूलिंग ऑफ ए लिक्विड से बनता है। और ग्लास फ्लो करता है, ग्लास फ्लो करता है, ग्लास फ्लो एंड ग्लास फ्लो ड्यू टू विच ग्लास विंडोज आर थिकर एट द बॉटम एंड थिन एट द टॉप। ये आपने लिखा है। व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज, बिकॉज ग्लास इज फाउंड बाय इमीडिएट कूलिंग ऑफ ए लिक्विड एंड इट फ्लोज since glass windows are thicker at the bottom and thin at the top. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, टाइम आएगा तो मैं भी बताऊंगा आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सॉलिड का है जिसकी इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, मतलब वैल्यूज क्या है, डायरेक्शंस में, हर डायरेक्शन में क्या है, सेम है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, तो आपको बताना है ये सॉलिड कैसा होगा, क्रिस्टलाइन या एमार्फस। तो आइसोट्रोपी है, आइसोट्रोपी कौन शो करता है, एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड आ जाएगा। वुड इट शो क्लीन क्लीवेज, नो, नो, it will undergo, it will not show, no, it will not show clean cleavage. In fact it undergoes unclean cleavage. पहला आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सारी डायरेक्शन में सेम है, इसका मतलब ये आइसोट्रोपी का, आइसोट्रोपी कौन से सॉलिड होते हैं, अमार्फस सॉलिड। आंसर आ जाएगा अमार्फस सॉलिड। इट विल नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज, क्योंकि आपने पढ़ा है अमार्फस सॉलिड में अनक्लीन क्लीवेज होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।